हाथरस में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसका पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया जाता, उसके बॉडी को जला दिया जाता ताकि सुसाइड नहीं है, इसको हत्या कहना चाहिए। हमारे साथ हैं एपवा की राष्ट्रीय सचिव श्वेता राज। अभी यहाँ पर एपवा का सम्मेलन हुआ है जहाँ पर इन्होंने मांग की है 33% आरक्षण की। तो ये भी एक सवाल आता है कि जबकि आधी दुनिया की बात की जाती है 33% आरक्षण क्यों, 50% क्यों नहीं। तो सबसे पहले तो आपका श्वेता जी मेरे चैनल पर स्वागत है जनता टीवी पर। पहला सवाल यही करना चाहता हूँ कि आप 33% की आरक्षण की बात ही क्यों कर रहे हो? देखिए, महिलाओं की जो आबादी है दुनिया की भी एक तरीके से आधी आबादी कहते हैं, हमारे देश की भी आधी आबादी है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो 33% महिला आरक्षण है वो भी सरकार हमको नहीं देना चाहती है। तो हमारी लड़ाई है, एक लंबा संघर्ष, लगभग 30 साल का एक लंबा संघर्ष रहा है महिला आरक्षण बिल को लागू करने को लेकर के। और तमाम बहसों के बाद जब 2023 में एक तरीके से विपक्ष और आप कहिए कि जो सरकार है एक तरीके से बहुमत से जब ये पास हुआ, और तब भी एक बात कही गई थी कि इसको परिसीमन से न जोड़ा जाए और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से इसको लागू किया जाए, तो सरकार तो हमको 33% रिजर्वेशन भी नहीं देना चाहती है। सच बात तो ये है, वो 50% क्या होगी। तो हम ये बात कह रहे हैं कि आप जो हैं, जो एक लंबी लड़ाई का हिस्सा रहा है और जो बात बार बार आई है कि 33% महिला आरक्षण आप दीजिए, जो एग्जिस्टिंग 543 सीट्स हैं लोकसभा के अंदर उसमें दीजिए, और जिन भी राज्यों में विधानसभाएं हैं उन सभी राज्यों में आप हमको 33% महिला आरक्षण दीजिए। इस मांग के साथ हम लोग संघर्ष में हैं। महिलाओं के प्रति अपराधों का जो ग्राफ है बहुत बढ़ गया है, तो ऐसा चलन में क्यों आ रहा है, इस तरीके से क्यों हो रहा है? ये फिर से हम लोग ऐसा फील कर रहे हैं जैसे ये बारबेरियन एरा वापस लौट के आ रहा है। देखिए, महिलाओं के ऊपर यौन उत्पीड़न का तो एक बहुत ही लंबा इतिहास रहा है और अलग अलग सरकारों में रहा है, और उसके खिलाफ आंदोलन करने का, संघर्ष का भी उतना ही लंबा इतिहास रहा है और अलग अलग दौर में रहा है। हम लोगों को याद है निर्भया का आंदोलन हुआ था, वो UPA 2 का दौर था, और तब भी जनता सड़क पर उतरी थी, बड़ी संख्या में उतरी थी। हम जानते हैं कि आरजी कर को लेकर के बड़ा आंदोलन हुआ, हम जानते हैं कि गिलक्रिस्ट बानो के मामले को लेकर के एक बड़ा आंदोलन हुआ, उन्नाव को लेकर के हुआ, अंकिता भंडारी को लेकर के हुआ। लेकिन आज जो चीज देखने को मिल रही है कि एक सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है, और ये तो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था कि कोई रेपिस्ट, कोई बलात्कारी, कोई पॉस्को के केस में एक तरीके से अभियुक्त व्यक्ति बेल पर, पेरोल पर बाहर निकलता है और उसका मतलब एक तरीके से उसके लिए जुलूस निकल रहा है, उसको मालाएं पहनाई जा रही हैं, रेपिस्टों का स्वागत हो रहा है। ये हमारे देश में भाजपा के आने के पहले कभी नहीं हुआ था, जो कि अभी हो रहा है। ये कहीं ना कहीं एक चीज दिखाता है कि हमारे देश के अंदर पितृसत्तात्मक ढांचे को ही सिर्फ स्थापित नहीं करना चाहते हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को भी ये एक सामान्य चीज बना देना चाहते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को एक जैसे कोई उत्सव हो रहा हो, इस तरीके से पेश करना चाहते हैं। तो ऐसे समय में तो महिलाओं के ऊपर हिंसा और ज्यादा बढ़ेगी। हम लोगों ने देखा कि उन्नाव के बेटी के ऊपर जो बलात्कार की घटना हुई, उसमें जो व्यक्ति एक तरीके से अभियुक्त था उसको बेल दे दिया गया। पूरे अलग अलग राज्यों में आंदोलन हुआ, तब जाकर के उसकी बेल खारिज की गई। हम लोगों ने देखा कि गिलक्रिस्ट बानो का के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया और एक तरीके से उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से राम रहीम, आसाराम जैसे लोगों को पेरोल पे छोड़ दिया जा रहा है। हाँ, तो ये सारे एग्जाम्पल क्या दिखाते हैं? देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली, गोल्ड मेडलिस्ट कुश्ती के पहलवान जब न्याय के लिए उतरती है, उसको जंतर मंतर से आप घसीटते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है सिर्फ एक FIR के लिए, जबकि हम जानते हैं कि उनके खिलाफ पॉस्को के केसेस दर्ज थे। तो ये चीजें क्या दिखाती हैं कि भाजपा के शासित राज्य में लगातार यौन उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के ऊपर हिंसा हो रही है, और इस चीज को भाजपा सिर्फ लिपापोती नहीं कर रही है। उत्तराखंड के अंदर एक बच्ची जो कि अपनी पढ़ाई छोड़ करके नौकरी करने जाती है, आखिर वो क्यों गई? शायद उसके पास भी ये सपना होगा। अगर आज हमारे बीच में अंकिता होती, हम अंकिता से पूछ पाते कि अंकिता तुम बड़े होकर के क्या बनना चाहती हो, तो शायद अंकिता कह पाती। लेकिन अंकिता को हमसे किसने छीना?
कौन लोग हैं जिनको अंकिता ज्यादा प्यारी नहीं है, ये तमाम वीआईपी प्यारे हैं जिनका नाम, और वो लोग कौन हैं इसको लेकर के तो तमाम नाम आ चुके हैं। अंकिता के खुद माँ बाप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, ऐसे लोगों का बीजेपी से सीधा सीधे रिश्ता रहा है। तो सरकार तो अपना कोई अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं चाहती है। तो इसीलिए मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि एक सिस्टमैटिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन, यानी महिलाओं के खिलाफ व्यवस्था द्वारा एक व्यवस्थित तरीके से हिंसा इस सरकार के दौरान हो रही है, जो इससे पहले कभी भी नहीं हुई। एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है, क्या विरोध प्रदर्शन सिलेक्टिव होते हैं? कई बार कुछ मामले बहुत हाईलाइट होते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट में फील करते हैं कि कई और कांड भी होते हैं, उस लेवल पे मामले हाईलाइट नहीं हो पाते हैं। क्या हम यूज टू हो गए हैं या ये सिलेक्टिव अप्रोच है? क्या है इसके पीछे वजह? देखिए, कुछ मामले हाईलाइट होते हैं और कुछ मामले नहीं होते हैं। ये तो आंदोलनकारियों के हाथ में नहीं है, ये तो हमारे देश में आप देख लीजिए आज के समय में मीडिया की जो हालत है, आप जो प्रमुख मीडिया है वो जिस तरीके से गुणगान कर रहे हैं, और एक तरीके से जैसे लगता है कि सरकार के मतलब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जगह वो सरकार के जैसे प्रचारक बन गए हैं, और अल्टरनेटिव मीडिया के माध्यम से ही चीजें थोड़ी बहुत सामने आ पा रही हैं। तो आंदोलन तो देखिए चल रहे हैं, जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं और लोग सवाल को उठा रहे हैं। महिला होना और दलित होना, ये एक तरीके से और भी ज्यादा विद्रूपी स्थिति हो जाती है। और अभी 2 कांड हो चुके हैं उत्तराखंड में, दलित उत्पीड़न के, दोनों युवकों की हत्या हो गई है। इस पर क्या कहना चाहेंगी? दलित महिलाओं पर क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, देखिए एक तरीके से समाज के सबसे वल्नरेबल सेक्शन, एक ऐसा सेक्शन जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और बाबा साहेब अम्बेडकर ने अछूत की समस्या को एक क्रिमिनल ऑफेंस बताया कि ये एक अपराध है, एक क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन हम आज भी जानते हैं कि जब दलित बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं तो उनसे टॉयलेट साफ करवाया जाता है, उनको अलग बिठाया जाता है। जब दलित लड़के शादी करने के लिए अगर घोड़ी पर चढ़ के चले गए तो उनकी हत्याएं हो जा रही हैं, दलित बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। तो दलितों के खिलाफ हिंसा हमारे समाज में और ज्यादा बढ़ रही है, और जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ एक पितृसत्तात्मक, एक वर्चस्ववादी सोच, ठीक उसी तरीके से एक ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच जो है, एक सवर्ण मानसिकता दलितों के खिलाफ भी काम कर रही है। और जिस तरीके से लगातार आप देख लीजिए कि मतलब हाथरस की घटना, हाथरस में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसका पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया जाता, उसके बॉडी को जला दिया जाता ताकि पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जाए, है ना। बिहार के अंदर एक दलित बच्चे के साथ बलात्कार होता है, उसका ब्रेस्ट काट दिया जाता है ना। और इस मुद्दे को लेकर के कोई मतलब जैसे सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। हाँ, दलित बच्चों के साथ आए रोज स्कूलों के अंदर हिंसाएं हो रही हैं, इसको लेकर के सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। तो ये तो दिखाता है कि आपकी सवर्ण मानसिकता को, आपकी राजनीति की, भाजपा सरकार की सवर्ण मानसिकता को बहुत साफ शब्दों में दिखाता है। अभी दिल्ली में धरना चल रहा है कांग्रेस जनता पार्टी का, और उस धरने के पैरोकार हैं स्टूडेंट। और अभी जैसे कि आरोप है कि 70 के करीब परीक्षाएं जो लीक हो चुकी, छात्रों पर क्या प्रभाव है? देखिए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ, एक तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि बिल्कुल एक तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी वहां पर है, सोनम वांगचू वहां पर मंच पे हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा सा वहां पे, क्योंकि मैं दिल्ली में लगातार उस आंदोलन का हिस्सा रही हूँ, हम ये चीज देखेंगे कि बहुत सारे प्रगतिशील संगठन वहां आंदोलन में हैं। आइसा से 6 लोग भूख हड़ताल पे थे, अभी भी जो है 4 लोग, आज 15वां दिन हो गया है, लोग भूख हड़ताल पे हैं। तबीयत खराब हो रही है बच्चों की, और भी तमाम संगठन वहां पर हैं। आप देखेंगे कि आम पेरेंट्स वहां पर लगातार आ रहे हैं बच्चों के साथ, सिर्फ सेलिब्रिटीज और बड़े चेहरे ही नहीं, आम माँ बाप वहां पर जा रहे हैं, आम बच्चे वहां पर जा रहे हैं। तो एक बात तो साफ है कि अगर आज सरकार दबाव में है कि पिछले 20-25 दिन से एक आंदोलन चल रहा है और सरकार इसको नहीं उठा पा रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के जनता की ताकत है
ये सिर्फ किसी एक सीजेपी पार्टी या सिर्फ कुछ संगठनों की बात नहीं, ये हमारे देश के युवा पीढ़ी की, हमारे देश के उन पेरेंट्स की, वो अलग अलग देश के दूरदराज इलाकों से लोग जंतर मंतर आ रहे हैं, अपना सॉलिडारिटी दे रहे हैं, वांगचू को भी दे रहे हैं, जी को भी दे रहे हैं और तमाम बच्चों को भी दे रहे हैं। तो ये चीज तो सरकार समझ रही है, लेकिन बहुत शर्मनाक है। हमने देखा है कि भाई देखिए, ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में इससे पहले मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया है ना। हमने जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया, हम जानते हैं कि भाई नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है, कई सारे लोगों ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है रेलवेज के मामले में। लेकिन आज एक ऐसी सरकार है जो इतनी ढीठ है ना, कि जब बच्चे एक तरीके से आंदोलन में उतर रहे हैं, तब वो ये बात कह रहे हैं कि भाई ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये तो देश को बांटने की बात कर रहे हैं। तो भाई जो लोग देश में धर्म और जाति के नाम पर देश का बंटवारा कर रहे हैं, वो लोग देश को बांटने की बात कर रहे हैं, या जो लोग एक ऐसा मंच बना दिए हैं जहां पर बच्चे, नए जनरेशन के लोग और न्याय के सवाल पर वो अलग अलग राज्यों के बच्चे, उनका धर्म अलग हो सकता है, उनकी जाति अलग हो सकती है, लेकिन उनके न्याय का सवाल एक ही है कि पेपर लीक बंद कीजिए, हमारे बच्चों की सुरक्षा की गारंटी कीजिए और उन माँ बाप को न्याय दीजिए जिनके बच्चों ने आत्महत्या कर दी। तो जो लोग देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको आप टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे हैं। तो ये तो सरकार की राजनीति, उनकी मंशा को साफ जाहिर करता है। कायदे से तो आपको खुद जिम्मेदारी लेकर के धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए था। सरकार को खुद बच्चों के मौत की नैतिक जिम्मेदारी, बच्चों की हत्या हुई है, रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या की गई थी, 17 बच्चों की सांस्थानिक हत्या की गई है। ये सुसाइड नहीं है, इसको हत्या कहना चाहिए। हाँ, तो कायदे से तो सरकार को खुद इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण सवाल और बनता है, अभी लास्ट में केरला में लेफ्ट गवर्नमेंट चली गई और लेफ्ट मूवमेंट को एक समय में भारतीय राजनीति में बहुत अच्छी स्थिति थी। अभी क्या स्थिति है? और जैसे कि आरोप लग रहे हैं या कहा जा रहा है कि यह बीते समय की बात हो चुकी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत की राजनीति में लेफ्ट का जो इम्पोर्टेंट रोल रहा है, वो इम्पोर्टेंट रोल चुनाव में तो रहा ही है, लेकिन चुनाव से इतर सड़क पर आंदोलन खड़ा करने का रहा है। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी बातें जिसके बारे में बुर्जुआ पार्टीज बात नहीं करती रही हैं, उन चीजों को मेन स्ट्रीम और पॉपुलर एजेंडा बनाने का रहा है ना। अगर हम देखें तो केरला एक ऐसे राज्य का उदाहरण है जहां पर साक्षरता सबसे ज्यादा अधिक है। तो ये तो एक चीज दिखाता है कि कहीं अगर लेफ्ट की सरकार हो तो क्या मॉडल होगा। या फिर पूरे देश भर के अंदर अगर हम देखें, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, महिला सुरक्षा, महिला आजादी की बात हो, इन सारे सवालों को लेकर के जो लोग आंदोलन में हैं, सड़क पर हैं, वो कौन लोग हैं? जो लोग जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं, पहाड़ों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, नदियों को जलाने की लड़ाई चल रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो तो प्रगतिशील सवालों, एक तरीके से सेक्शन से आने वाले लोग हैं। तो लेफ्ट का रिलेवेंस अगर हमको देखना है तो हमको लेफ्ट के रिलेवेंस को आंदोलन से जोड़ करके देखना चाहिए, उन मुद्दों से जोड़कर देखना चाहिए जो अभी हमारे देश के आंदोलन के केंद्र में है। वो लोग अगर कोई लड़ रहा है तो वो लेफ्ट लड़ रहा है, वो प्रगतिशील लड़ रहा है। बाकी इंडिया अलायंस के अंदर एक तरीके से लेफ्ट एक मजबूत खेमे के तौर पर है, और हम लोग जो भी महत्वपूर्ण जनता के सवाल हैं, छात्रों के, नौजवानों के, महिलाओं के, किसानों के, मजदूरों के, उसको बहुत मजबूती से पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी उसको हम लोग उठा रहे हैं लेफ्ट की तरफ से। तो बहुत धन्यवाद श्वेता जी हमसे बात करने के लिए। एप्वा की सचिव हमारे साथ थी।